पार्थ ने मन ही मन सोचा। समस्या स्पष्ट थी, यह उसका शरीर था। शरीर ने 1 दशक से अधिक समय से बहुत सारी गोलियां और अमृत संग्रहित किया था और उसे ड्रैगन परिवर्तन तकनीक के साथ प्रशिक्षित किया गया था। हालांकि उसकी नींव अभी भी बहुत कमजोर थी। अगर मैं टाइगर पुनर्स्थापन गोली बना सकता हूं तो यह न केवल मेरी नींव की ताकत बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि इसे बेहतर में बदल देगा। लेकिन मेरा शरीर उच्च स्तर की टाइगर पुनर्स्थापन गोली की शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और मैं इसे अपनी वर्तमान ताकत के साथ नहीं बना सकता। मुझे लगता है कि मैं सबसे कम गुणवत्ता वाली टाइगर पुनर्स्थापन गोली ही बनाऊंगा। टाइगर पुनर्स्थापन गोलियां ही वह चीज थी जो व्यक्ति की नींव को मजबूत करती है और इसी की उसे इस समय जरूरत थी। टाइगर पुनर्स्थापन गोली बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को लिखने के लिए भट्ठी कक्ष में एक कलम और कागज रखा हुआ था। सामग्री को ढूंढना मुश्किल नहीं था, विशेष रूप से मौर्य जैसे बड़े परिवार के लिए। वह आसानी से वह प्राप्त कर सकता था जो वह चाहता था। केवल कुछ सामग्रियां थीं जिन्हें ढूंढना मुश्किल था, लेकिन वह उन्हें विभिन्न सामग्रियों के साथ प्रतिस्थापित कर सकता था। लेकिन इसमें एक सामग्री ऐसा था जिसे किसी भी चीज से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता था, टाइगर डेमन की कोर। अगर मुझे टाइगर डेमन की कोर मिल जाए जो मूल कोर क्षेत्र पर है तो यह सही होगा, लेकिन वे स्काई सिटी में अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। मैं इसे ऊर्जा सागर क्षेत्र पर टाइगर डेमन की कोर से बदल दूंगा, पार्थ ने सोचा। स्काई सिटी में सबसे शक्तिशाली योद्धा केवल ऊर्जा सागर क्षेत्र के शिखर पर था। एक मूल कोर क्षेत्र के टाइगर डेमन को ढूंढना असंभव होगा। वह केवल ऊर्जा सागर क्षेत्र के टाइगर डेमन कोर का उपयोग करके निम्न ग्रेड प्रतिस्थापन के लिए पूछ सकता है। टाइगर पुनर्स्थापन गोली बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री लिखने के बाद वह भट्टी कक्ष से बाहर चला गया। वेदांत और अन्य लोग भट्टी के कमरे के बाहर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई अधीरता दिखाने की हिम्मत नहीं की। वेदांत तीनों से पूछता रहा कि एल्केमिस्ट कौन था, लेकिन यशपाल और अन्य लोग बस मुस्कुराए और अपना मुंह बंद रखा। उसे आश्चर्यचकित करना चाहते थे। वेदांत ने पार्थ को भट्टी के कमरे से बाहर निकलते देखा और वह इतना हैरान हुआ कि वह जमीन पर गिर पड़ा। पिताजी, आप यहां? पार्थ ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। वेदांत की उपस्थिति अप्रत्याशित नहीं थी। यशपाल उसके पिता का अच्छा दोस्त था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से वेदांत को खुशखबरी के बारे में बताएगा। पार्थ, अविश्वास में अपनी आंखें झपकाते हुए वेदांत मुस्कुरा रहे तीनों की ओर मुड़ा और कहा, यशपाल, मुझे मत बताओ कि जिस प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में तुमने कहा था कि वह 100% प्रभावशीलता वाली गोलियां बना सकता है, वह पार्थ है। हाँ, यह सही है। प्रतिभाशाली यंग मास्टर है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? यशपाल ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया, असंभव, यह बकवास है। यह लड़का निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ की तरह गोलियां खाना जानता है, लेकिन वह कभी नहीं जान पाएगा कि गोलियां कैसे बनाई जाती हैं। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। वेदांत ने ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसी तीनों ने तब दी थी जब उन्होंने पहली बार पार्थ को यह कहते हुए सुना था कि वह गोलियां बनाना जानता है। सिटी लॉर्ड, यंग मास्टर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापना गोलियां जो मैंने आपको दिखाईं, वे उनके द्वारा निर्मित थीं, यशपाल ने कहा। पिताजी, क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए कि मैं एक एल्केमिस्ट हूं? पार्थ ने अपने पिता को चिढ़ाया। यह सच है, हा हा। वेदांत अपने विचारों में खोया हुआ था। कुछ सेकंड के बाद वह जोर से हंसने लगा और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह पार्थ की ओर चला गया और उसे जोर से गले लगा लिया। वह अविश्वसनीय रूप से खुश था और अपने बेटे को प्रतिभाशाली बनाने के लिए भगवान को धन्यवाद दे रहा था। उसका केवल एक ही बेटा था और पिछले दशक में उसके द्वारा दी गई सभी परेशानियों ने उसे उदास कर दिया था। सिटी लॉर्ड, यंग मास्टर बहुत प्रतिभाशाली हैं। आपके पूर्वज की कब्र से ढेर सारा हरा धुआं निकल रहा होगा, यशपाल ने मुस्कुराकर चिढ़ाया। केवल हरा धुआं? पूर्वजों की कब्र फट गई होगी। वेदांत बहुत रोमांचित था और खुद को रोक नहीं पा रहा था। सभी माता पिता अपने बच्चों को महानता प्राप्त करते देखना चाहते थे। पिताजी, अंकल यशपाल,
ये हैं 100% प्रभावशीलता वाली 20 पुनर्स्थापन गोलियां हो। पार्थ ने बोलते हुए 20 पुनर्स्थापन गोलियां निकाली। इतने सारे, तीनों अविश्वास में चिल्ला उठे। केवल कुछ ही घंटों में वह 100% प्रभावशीलता के साथ 20 पुनर्स्थापन गोलियां बनाने में कामयाब रहा था। क्या यह वास्तव में गोलियों को बनाने का उसका पहला प्रयास था? हाँ, बढ़िया। मैं देखना चाहता हूं कि राय परिवार की गोली की दुकान कैसे बचेगी, वेदांत ने कहा और वह जोर से हंसने लगा। हर कोई उत्साहित और रोमांचित था। न केवल मौर्य परिवार के पास एक प्रतिभाशाली एल्केमिस्ट था, बल्कि उसने गोली के कारोबार को भी बचा लिया था। उनके लिए इस बात को लेकर उत्साहित न होना कोई रास्ता नहीं था। हम कल से 100% प्रभावशीलता वाली गोलियां बेचना शुरू करेंगे, जिससे राय परिवार की गोली की दुकान को अंतिम झटका लगेगा, मोटे बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन केवल यंग मास्टर ही 100% प्रभावशीलता के साथ पुनर्स्थापन गोलियां को बना सकते हैं। स्काई सिटी में पुनर्स्थापन गोलियां की बहुत अधिक मांग है, खासकर उन बड़े परिवारों के लिए। यंग मास्टर अकेले मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे, यशपाल ने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा। अब से हम तीनों की यहां कोई जरूरत नहीं होगी। यह एक बड़ा झटका है। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने गोली के व्यापार को बचाने में अपनी लाचारी दिखाते हुए अपने हाथ फैला दिया। एक सम्मानित एल्केमिस्ट बनने के बाद पहली बार उसे लगा कि वह बेकार है। अगर गोली की दुकान ने 100% प्रभावशीलता के साथ पुनर्स्थापन गोलियां बेचना शुरू कर दिया, तो वे मदद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। पार्थ, जो एक तरफ खड़ा था, उसे अचानक एक विचार आया। पुनर्स्थापन गोलियां, पुनर्स्थापन गोलियां। तीनों ने एक साथ पार्थ की ओर देखा। वे समझ नहीं पाए कि पार्थ का क्या मतलब था। गोलियां बनाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन पुनर्स्थापन गोलियां बनाना बहुत आसान है। मैं आपसे यह बात छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक ऐसी विधि जानता हूं जिससे पुनर्स्थापन गोलियां बनाई जा सकती हैं। मुझे 60% प्रभावशीलता वाली गोलियां दीजिए। मैं उन्हें आसानी से 100% प्रभावशीलता वाली गोलियों में मिला सकता हूं। आप गोलियां बनाना जारी रखेंगे और मैं उन्हें संश्लेषित करूंगा। इसके अलावा हम इस दुकान में केवल पुनर्स्थापन गोलियां ही नहीं बेच रहे हैं। एक और गोली है जिसे मुझे आप लोगों को बनाने की जरूरत होगी, पार्थ ने कहा। यह एक सही विचार था। पुनर्स्थापन गोलियां बनाना साधारण एल्केमिस्टों के लिए एक असंभव कार्य था, लेकिन पार्थ के लिए, जो एक बार महान संत था, पुनर्स्थापन गोलियों जैसी गोलियों को बिना किसी प्रयास के आसानी से बनाया जा सकता है। क्या 60% प्रभावशीलता वाली गोलियों को मिलाकर 100% प्रभावशीलता वाली गोली बना दी जाए? यह कैसे संभव हो सकता है? मोटे बूढ़े आदमी को फिर से खून की उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसने पहले कभी इस विधि के बारे में नहीं सुना था। मुझे पता है कि यह आप लोगों के लिए एक झटका होगा, लेकिन यह विधि वास्तव में मौजूद है। ईमानदारी से बताऊं तो मैंने बहुत सारी गोलियां खाईं और परिणाम स्वरूप गोलियां बनाने में बहुत अनुभव प्राप्त किया, लेकिन मुझे एक महान शिक्षक द्वारा भी सिखाया गया था। यह एक तकनीक है जो आपकी आत्मा को प्रशिक्षित करने में आपकी मदद कर सकता है। यह बहुत मदद प्रदान करेगा। पार्थ ने कागज के एक टुकड़े पर एक सरल तकनीक लिखा था जो किसी की आत्मा को प्रशिक्षित कर सकता है। इसकी तुलना शक्तिशाली आत्मा व्युत्पत्ति तकनीक से नहीं की जा सकती है, लेकिन यह अभी भी एक साधारण आत्मा प्रशिक्षण तकनीक से बेहतर है। पार्थ ने कागज का टुकड़ा यशपाल को सौंप दिया। आत्मा प्रशिक्षण तकनीक। यशपाल की आवाज बोलते समय कांप रही थी। एक एल्केमिस्ट के रूप में वह किसी और से बेहतर जानता था कि आत्मा प्रशिक्षण तकनीक कितना दुर्लभ है। आत्मा और आत्मा शक्ति एक एल्केमिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें थीं, और वे उच्च स्तर की गोलियां नहीं बना सकते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि उनके पास पर्याप्त आत्मा शक्ति नहीं थी। यदि वे एक आत्मा प्रशिक्षण तकनीक प्राप्त करने में कामयाब रहे, तो यह निश्चित रूप से बड़ी सहायता प्रदान करेगा। अन्य दो लोग भी रोमांचित दिख रहे थे। तीनों एक दूसरे के बगल में खड़े होकर तकनीक को देख रहे थे। जितना अधिक वे पढ़ते गए, उतना ही अधिक उत्साहित होते गए। जब उन्होंने पढ़ना समाप्त किया तो उन्होंने अपना सिर घुमाया। वेदांत कोई एल्केमिस्ट नहीं था, इसलिए वह आत्मा प्रशिक्षण तकनीक के मूल्य को नहीं समझ सकता था, लेकिन तीनों के हाव भाव देखकर उसे भी झटका लगा।
जाहिर है कि पार्थ ने उन्हें जो तकनीक दिया था वह भी एक अमूल्य तकनीक था। यह कुछ ऐसा था जिसे वे केवल अपने सपनों में ही हासिल कर सकते थे। पार्थ के साथ वास्तव में क्या हुआ? क्या वह सचमुच किसी महान मास्टर से मिला था? वेदांत को पार्थ ने कई बार आश्चर्यचकित किया था। सबसे पहले उसकी साधना का स्तर, फिर पार्थ का दुश्मनों से निपटने का शानदार तरीका, सौर ऊर्जा तकनीक और आत्मा प्रशिक्षण तकनीक। वह 100% प्रभावशीलता वाली गोलियां बनाने में भी सक्षम था। सभी परिवर्तनों ने वेदांत को आश्चर्यचकित कर दिया था। वेदांत अपनी खुशी को रोक नहीं सका। पार्थ उसका बेटा था और उसे ऐसे महान बेटे पर गर्व था। यशपाल और अन्य 2 बूढ़े व्यक्ति घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके हाथों में जो कागज का टुकड़ा था उसका वजन 1000 पाउंड से अधिक था। पार्थ तीनों की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित नहीं था। उसने उन्हें जो तकनीक दिया था वे कोई साधारण बात नहीं थी। आत्मा प्रशिक्षण तकनीक उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन ऊर्जा प्रांत के सबसे प्रसिद्ध परिवार भी इसे पाने के लिए लड़ेंगे। यशपाल, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। वेदांत ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तीनों इतनी तीव्र प्रतिक्रिया देंगे। यंग मास्टर, हम आपकी दयालुता को जीवन भर नहीं भूलेंगे, यशपाल ने गंभीरता से कहा। अंकल यशपाल, जल्दी उठिए, यह सिर्फ एक साधारण आत्मा प्रशिक्षण तकनीक है। पार्थ ने मुस्कुराते हुए तीनों को उठने में मदद करते हुए कहा। पार्थ को यह कहते हुए सुनकर कि यह सिर्फ एक साधारण आत्मा प्रशिक्षण तकनीक था, तीनों लगभग बेहोश हो गए। यंग मास्टर यह दिखावा कर रहा होंगे कि वह नहीं जानता कि यह तकनीक कितना असाधारण था। यह इतना दुर्लभ था कि तीनों ने केवल इसके बारे में सुना था। उन्होंने इसे अपने जीवन में पहली बार देखा था। पार्थ तीनों की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट था। भले ही वे वेदांत के प्रति वफादार हैं, लेकिन मानव हृदय हमेशा अप्रत्याशित रहा है। आपको उन्हें कुछ देना होगा ताकि वे वफादार बने रहें। पार्थ जल्द या बाद में स्काई सिटी छोड़ देगा। उसकी महत्वाकांक्षा पूरे संत मूल ब्रह्मांड थी। इससे पहले कि वह छोड़ दे, वह यहाँ सब कुछ स्थिर करना चाहता था। वह वेदांत को लोगों की वफादारी खरीदने में मदद करना चाहता था। आत्मा प्रशिक्षण तकनीक यशपाल और अन्य बूढ़े लोगों को वेदांत के प्रति वफादार रहने के साधनों में से एक था। गोली का व्यवसाय मौर्य परिवार के लिए आय का मुख्य स्रोत था। यशपाल और अन्य 2 बूढ़े व्यक्ति यहाँ एल्केमिस्ट थे, इसलिए पार्थ ने उन्हें आत्मा प्रशिक्षण तकनीक दिया। इस आत्मा प्रशिक्षण तकनीक के साथ मेरे पास अधिक केंद्रित आत्मा शक्ति होगी। यह और अधिक मजबूत हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही उच्च स्तर की गोलियां बनाने में सक्षम हो जाऊंगा। यह सही है। इस आत्मा प्रशिक्षण तकनीक की मदद से यह हमारी आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ा सकता है, जिससे हम साधना में उच्च स्तर प्राप्त कर सकते हैं। मोटे और दुबले दोनों बूढ़े आदमी बोले। जब तक आप लोग मौर्य परिवार के प्रति वफादार रहेंगे, भविष्य में आपके लिए और भी पुरस्कार इंतजार कर रहे होंगे। पार्थ ने उनसे वादा किया। चिंता मत करिए यंग मास्टर, अब से हमारी जिंदगी आपके और सिटी लॉर्ड के हाथों में है, मोटे बूढ़े आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। वेदांत ने अपना सिर हिलाया। पार्थ ने उनकी वफादारी पाने के लिए एक महान रणनीति का इस्तेमाल किया था। सभी लोग खबर फैलाओ, सभी को बताओ कि कल से हमारी गोली की दुकान 100% प्रभावशीलता के साथ पुनर्स्थापन गोलियां बेचेगी। पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यह बहुत बढ़िया है। मुझे आश्चर्य है कि जब हम कल 100% प्रभावशीलता वाली गोलियां बेचना शुरू करेंगे तो राय परिवार कैसी प्रतिक्रिया देगा। दुबला पतला बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। पार्थ, मेरी राय में ये पुनर्स्थापन गोलियां मूल्यवान हो सकती हैं, वेदांत ने कहा। बेशक, हम कल मुख्य द्वार पर अपनी कीमतों के साथ एक बोर्ड लगाएंगे। 100% प्रभावशीलता वाली एक एकल पुनर्स्थापन गोली 4 सोने के सिक्कों के बराबर होगी। उसी समय हम प्रचार करेंगे कि हम बेकार गोलियों को कीमती गोलियों में बदल सकते हैं। 60% प्रभावशीलता वाली 2 गोलियां और 3 सोने के सिक्कों को 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोली के साथ बदला जा सकता है, पार्थ ने हंसते हुए कहा। यंग मास्टर, 60% प्रभावशीलता वाली एक पुनर्स्थापन गोली एक सोने के सिक्के के बराबर है।
क्या 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियों को 4 सोने के सिक्कों के लिए बेचना ठीक है? इन लोगों ने 60% प्रभावशीलता वाली गोलियां 1 सोने के सिक्के के लिए खरीदी होंगी, इसलिए वे 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोली के लिए 5 सोने के सिक्के का भुगतान करेंगे, यशपाल ने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा। चिंता मत करिए अंकल यशपाल, एक बार जब हम 100% प्रभावशीलता के साथ पुनर्स्थापन गोलियां बेचना शुरू कर देंगे तो कोई भी उन 60% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियां को नहीं चाहेगा। स्काई सिटी में कई अमीर परिवार हैं जो उच्च कीमतों को वहन करने में सक्षम हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास अभी भी 60% प्रभावशीलता वाली गोलियां हैं। मुझे यकीन है कि वे आएंगे और हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे, पार्थ ने कहा। हाँ, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं यंग मास्टर। उनकी 60% प्रभावशीलता वाली गोलियों का उपयोग करके और उन्हें संश्लेषित करके फिर उन्हें 3 सोने के सिक्कों का लाभ पाने के लिए वापस बेच रहे हैं। आप एक व्यवसायी प्रतिभाशाली भी हैं। मोटे बूढ़े आदमी ने पार्थ को अंगूठा दिखाते हुए कहा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम राय परिवार द्वारा उत्पादित पुनर्स्थापन गोलियां का आदान प्रदान नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उनसे कोई भी गोली खरीदे, पार्थ ने चेहरे पर क्रूर भाव लाते हुए कहा। वेदांत और तीनों ने एक दूसरे को देखा। उन सभी के चेहरों पर क्रूर मुस्कान थी। पार्थ के विचार से कोई भी राय परिवार की गोली की दुकान से कुछ भी नहीं खरीदेगा और जल्द ही या बाद में वे स्काई सिटी में अपना पूरा गोली व्यवसाय खो देंगे। एक और बात, किसी को मत बताना कि मैं एल्केमिस्ट हूं। बस उन्हें बता देना कि हमने एक नया मास्टर एल्केमिस्ट काम पर रखा है, पार्थ ने कहा। यह बुद्धिमानी है कि आप अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी यह ना बताएं कि आपको क्या मिला है। ठीक है यशपाल, तुम गोली की दुकान के मालिक हो। मैं तुम्हें गोलियां बेचने से संबंधित हर काम संभालने दूंगा, वेदांत ने कहा। निश्चिंत रहें सिटी लॉर्ड, यशपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। वह इन 100% प्रभावशीलता वाले गोलियों में बहुत आश्वस्त थे। ओह पिताजी, कृपया मुझे यह सूचीबद्ध सभी सामग्री इकट्ठा करने में मदद करें। पार्थ ने टाइगर पुनर्स्थापन गोली को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की सूची निकाला और उसे वेदांत को सौंप दिया। वह यशपाल से सामग्री इकट्ठा करने में मदद करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन चूंकि उसके पिता यहां थे, इसलिए वह उनसे सामग्री इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहेगा। सूची में दी गई सामग्री को देखने के बाद वेदांत के चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। मैं इस सूचीबद्ध सभी सामग्रियां पा सकता हूं, लेकिन ऊर्जा सागर क्षेत्र पर टाइगर डेमन की कोर को ढूंढना मुश्किल होगा। जानवर दानवों में आमतौर पर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा और मजबूत शरीर होता था। यदि वे समान स्तर के मानव के खिलाफ लड़ते तो मानव आमतौर पर हार जाता। ऊर्जा सागर क्षेत्र का टाइगर डेमन बहुत मजबूत था और उसे हराना मुश्किल था। हालांकि मौर्य परिवार में कई प्रकार के जानवर डेमन थे, लेकिन ऊर्जा सागर क्षेत्र का टाइगर डेमन बहुत दुर्लभ था। आपको यह नहीं मिल पाएगा? अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए और मेरे लिए एक लाकर दीजिए। यह किसी टाइगर डेमन की कोर होगी, पार्थ ने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा। वह जानता था कि उसके पिता उससे झूठ नहीं बोल रहे थे। ऊर्जा सागर क्षेत्र के टाइगर डेमन की कोर अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थी, और अगर वे वास्तव में इसे नहीं ढूंढ सकते हैं तो उन्हें विकल्पों की तलाश शुरू करनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक जरूर लाऊंगा। वेदांत ने सामग्री सूची रख ली और गोली की दुकान से बाहर चला गया। अगले दिन भोर में स्काई सिटी में एक अराजक दृश्य दिखाई दिया, और यह सब सिटी लॉर्ड के एक नोटिस के कारण हुआ। 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियां आज बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। 100% प्रभावशीलता पुनर्स्थापन की गोली, सिर्फ नाम से यह स्काई सिटी में अराजकता का कारण बन जाएगा। नोटिस प्रकाशित होने के सिर्फ 1 घंटे बाद खबर स्काई सिटी में हर जगह फैल गई थी। सिटी लॉर्ड 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापना गोलियां बेचना चाहते हैं। क्या यह सच है? मुझे नहीं लगता कि यह झूठी खबर है। सिटी लॉर्ड कभी भी झूठी घोषणा नहीं करेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। कुछ दिनों पहले राय परिवार ने 70% प्रभावशीलता के साथ पुनर्स्थापना गोलियां बेचना शुरू किया था, और आज सिटी लॉर्ड की गोली की दुकान ने 100% प्रभावशीलता के साथ
पुनर्स्थापना गोलियां बेचना शुरू कर दिया है। दोनों परिवारों के बीच प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी हो गई है। मैंने पहले कभी 100% प्रभावशीलता वाली कोई पुनर्स्थापना गोलियां नहीं देखी है। मैंने सुना है कि न केवल इसमें शक्तिशाली शक्तियां हैं, बल्कि इसमें थोड़ी सी भी अशुद्धियां नहीं हैं। हर योद्धा इसे पाने का सपना देखता है। चलो चलें और देखें। अगर यह सच है तो शायद हमें यह देखने का मौका मिलेगा कि उन गोलियों को किसने बनाया है। सिटी लॉर्ड की एक ही घोषणा से पूरा स्काई सिटी अराजकता में डूब गया। लगभग सभी लोग सिटी लॉर्ड की गोली की दुकान की ओर दौड़ पड़े। बेशक उनमें से कोई भी 4 सोने के सिक्कों की कीमत वाली 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापना गोलियां नहीं खरीद सकता था, लेकिन वे अभी भी इसे देख सकते थे। सिटी लॉर्ड के परिवार और राय परिवार के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भी एक कारण था कि जनता की दिलचस्पी थी। बिल दुकान के सामने के प्रवेश द्वार पर भारी भीड़ जमा हो गई थी और जीवंत माहौल की तुलना उस समय की जा सकती थी जब कुछ दिन पहले राय परिवार दूल्हे को लेने आया था। 100% प्रभावशीलता के साथ पुनर्स्थापना गोली का आकर्षण बिना ज्यादा इंतजार किए गोली की दुकान के सामने एक लंबी लकड़ी की मेज रख दी गई। मोटा बूढ़ा आदमी उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे पर शांति का भाव था। दयानंद ने प्रवेश द्वार के पास बड़ा साइन बोर्ड लगाया। जो लोग पुनर्स्थापना गोली खरीदना चाहते हैं वे इसे ध्यान से पढ़ें। दयानंद अपने यंग मास्टर के प्रति बहुत सम्मान रखता था और जब उसने सुना कि गोली की दुकान 100% प्रभावकारिता वाली पुनर्स्थापना गोली बेचने जा रही है तो उसने तुरंत खुद को स्वेच्छा से आगे कर दिया। पार्थ ने उसे बेचने में मदद करने के लिए यह काम दिया। दयानंद द्वारा साइन बोर्ड लगाने के बाद भीड़ शांत हो गई। वे सभी साइन बोर्ड और उसके बड़े काले अक्षरों को देख रहे थे। 100% प्रभावशीलता पुनर्स्थापना की गोली, 4 सोने के सिक्के प्रत्येक, 2 60% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियां और 3 सोने के सिक्के को 100% प्रभावशीलता वाली एक पुनर्स्थापन गोली के लिए बदला जा सकता है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3 गोलियां तक सीमित। साइन बोर्ड पर 100% प्रभावकारिता वाली पुनर्स्थापना गोली खरीदने के नियम स्पष्ट रूप से लिखे हुए थे। पुनर्स्थापन गोलियां खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और जब आप पैसे खर्च करते हैं तब भी आपको उनकी शर्तों का पालन करना होता है। स्काई सिटी में ऐसा पहली बार हुआ था। हालांकि पुनर्स्थापन गोलियां बहुत आकर्षक थीं। लोग खरीदने की शर्त के बावजूद भी शिकायत नहीं करेंगे। अधिकांश लोगों ने सोचा कि यह एक अच्छा निर्णय था। प्रतिदिन खरीदी जा सकने वाली चीजों की मात्रा को सीमित करने से अमीर परिवार उन्हें खरीदने से बच गए। 100% प्रभावशीलता वाली एक पुनर्स्थापन गोली की कीमत 4 सोने के सिक्कों के बराबर है, जो कि पुनर्स्थापन गोली की पिछली कीमत से 4 गुना अधिक है। कीमत को उचित माना जाना चाहिए। आखिरकार ये 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियां हैं। उनके मूल्य की तुलना 60% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियों से नहीं की जा सकती। इसे बनाना पहले से ही मुश्किल है, साथ ही पुनर्स्थापन गोलियों में मौजूद अशुद्धियों से छुटकारा पाने में बहुत समय लगता है। इसके अलावा हम उन अशुद्धियों से पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसके बजाय वे अशुद्धियां हमारे शरीर में जमा हो रही हैं। लेकिन अगर हमारे पास 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियां होती तो हमें उन अशुद्धियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। मैं बस इस बारे में उत्सुक हूं कि क्या मौर्य परिवार के पास वास्तव में 100% प्रभावशीलता वाली ये पुनर्स्थापन गोलियां हैं या नहीं। मुझे उम्मीद है कि वे हम सभी का मजाक नहीं कर रहे होंगे। वाह, मौर्य परिवार 60% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियां को वापस खरीदना चाहता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मैंने 60% प्रभावशीलता वाली 2 पुनर्स्थापन गोलियां खरीदने पर 2 सोने के सिक्के खर्च किए हैं, और अगर मैं उन्हें 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियां के लिए एक्सचेंज करना चाहता हूं तो मुझे 3 और सोने के सिक्के देने होंगे, जिससे कुल 5 सोने के सिक्के हो जाएंगे। यह 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियां को सीधे खरीदने से ज्यादा महंगा है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है, यह तो लूट है। लेकिन अगर 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियां वास्तव में मौजूद हैं
तो मैं ज्यादा खर्च करके अपनी 60% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियां बेचना पसंद करूंगा। दुकान के प्रवेश द्वार के सामने भीड़ आपस में चर्चा कर रही थी। व्यापार नियमों ने सफलतापूर्वक बड़ी मात्रा में ध्यान आकर्षित किया था। यह महंगा था, लेकिन अगर मौर्य परिवार वास्तव में 100% प्रभावशीलता के साथ पुनर्स्थापन गोलियां प्रदान कर सकता है, तो कौन इतना मूर्ख होगा कि 60% प्रभावशीलता के साथ पुनर्स्थापन गोलियां का उपयोग करे? क्या वास्तव में यहां 100% प्रभावशीलता वाली कोई पुनर्स्थापन गोलियां हैं? किसी ने चिल्लाकर कहा। भीड़ को अभी भी इस बात पर संदेह था। संकोच मत करो, अगर खरीदना है तो लाइन में लग जाओ, नहीं तो बस चले जाओ। दयानंद सीढ़ियों पर खड़ा था और भीड़ की ओर अपनी उंगली दिखा रहा था। उसके चेहरे पर अहंकार भरा भाव था। मैं एक गोली खरीदना चाहता हूं, ये लो 400 चांदी के सिक्के। फैंसी कपड़े पहने एक मोटा आदमी आया और उसने टेबल पर चांदी के सिक्का रख दिया। यह आदमी स्काई सिटी के सबसे अमीर लोगों में से एक था और वह 7वें स्तर का ऊर्जा आधार विशेषज्ञ था, जो 8वें स्तर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। अगर वह 100% प्रभावशीलता वाली एक पुनर्स्थापना गोली पाने में कामयाब हो जाता तो उसके सफल होने की बहुत संभावना थी। 4 सोने के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थी। स्काई सिटी में रहने वाला एक सामान्य परिवार इसे वहन नहीं कर सकता था। एक कहावत है कि साधना के मार्ग पर प्रतिभा ही सब कुछ नहीं है। साधना करते समय धन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति साधना में प्रतिभाशाली नहीं है और उसके पास धन नहीं है, तो उसके लिए साधना के मार्ग पर कुछ भी हासिल करना कठिन और मुश्किल होगा। ठीक है, यह आपकी 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोली है, इसे ठीक से पकड़ो। यशपाल ने मोटे आदमी को एक हथेली के आकार का डिब्बा थमा दिया। मोटे आदमी ने डिब्बा लिया और उसे खोला और उसमें से गोली निकाल ली। एक बहुत शक्तिशाली गोली, रंग गर्म और पारदर्शी है। 70% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोली जो मैंने राय परिवार से खरीदी थी, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। यह वास्तव में 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोली है। 4 सोने के सिक्के अविश्वसनीय रूप से सस्ते हैं। मोटा आदमी अपने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ चिल्लाया। आसपास की भीड़ ने उसके हाथ में गोली देखी और उसका रंग देखा। यह कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे जानते थे कि यह गोली बहुत बढ़िया है। वाह, यह वास्तव में 100% प्रभावशीलता वाली एक पुनर्स्थापन गोली है। हालांकि कीमत पहले से 4 गुना अधिक है, लेकिन गुणवत्ता में 30% की वृद्धि हुई है और इसमें कोई अशुद्धियां नहीं है। सिटी लॉर्ड इसे इस कीमत पर बेचने के लिए बहुत उदार है। मैं एक खरीदना चाहता हूं, भले ही मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े। मैं 5वें स्तर का ऊर्जा आधार योद्धा हूं। अगर मुझे 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोली मिल जाए तो मैं कुछ ही समय में स्तर 6 तक पहुंच जाऊंगा और मुझे एक अच्छी काम मिल जाएगी। 100% प्रभावशीलता वाली एक पुनर्स्थापन गोली, मैंने पहले कभी ऐसी नहीं देखी। भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी। यह पुष्टि हो गई थी कि 100% गोलियां कोई धोखा नहीं थी। हर कोई उत्साहित था। ऊर्जा आधार क्षेत्र के साधक के लिए 100% प्रभावशीलता वाली गोली एक अमूल्य खजाना थी। इसके अलावा वे पैसे होने पर भी इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुझे एक दे दो, मैं एक खरीदने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दूंगा। मुझे भी एक चाहिए। मोटा बूढ़ा आदमी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। गोलियां बहुत बढ़िया थीं और भीड़ में दिलचस्पी थी। मांग बहुत ज्यादा थी और जल्द ही उनका स्टॉक खत्म हो जाएगा। उन्हें मुनाफा कमाने की गारंटी थी। अरे, वे अपनी साधना में सहायता के लिए 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियों का उपयोग कर रहे हैं। 70% प्रभावशीलता वाली गोलियां जो हम बना सकते हैं बकवास हैं। मुझे बस उन सबको बेच देना चाहिए। एक आदमी आया और उसने 2 70% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियों के साथ 3 सोने के सिक्के निकाला। वह उन्हें 100% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोली के साथ बदलना चाहता था। हम राय परिवार की गोलियों को नहीं खरीद सकते, मोटे बूढ़े आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। राय परिवार और मौर्य परिवार द्वारा बेची जाने वाली गोलियों पर अनोखे और अलग अलग लोगो थे, इसलिए उन्हें अलग करना बहुत आसान था। इसके अलावा केवल राय परिवार ही 70% प्रभावशीलता वाली पुनर्स्थापन गोलियां बेच रहा था।
क्या खरीद नहीं सकते? वह व्यक्ति परेशान तो हुआ, लेकिन उसे दो परिवारों के बीच के लड़ाइयां याद आ गया। सभी लोग ध्यान से सुनिए, हम राय परिवार का कोई भी गोली खरीद नहीं सकते। अगर आपके पास राय परिवार की गोलियां हैं तो आप हमारे साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। दयानंद जोर से चिल्लाया, हे भगवान, कल मैंने राय परिवार से 10 पुनर्स्थापन गोलियां खरीदी। मौर्य परिवार और राय परिवार दुश्मन हैं। यह तर्क संगत है कि वे राय परिवार की गोलियां नहीं खरीदना चाहते हैं। धिक्कार है, मैं अब राय परिवार की गोली की दुकान से कोई भी गोली नहीं खरीदूंगा। अरे, हर कोई अपनी साधना में सहायता के लिए 100% प्रभावशीलता वाली गोलियों का उपयोग करने जा रहा है। मैं उससे कम कुछ भी उपयोग नहीं करूंगा। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैंने राय परिवार से कभी कुछ नहीं खरीदा होता। मैं अब गहरी मुसीबत में हूं। बहुत से लोगों ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि उन्होंने राय परिवार से गोलियां खरीदी थीं। जहां तक इस शर्त का सवाल है कि मौर्य परिवार राय परिवार से गोलियों से जुड़े व्यापार को स्वीकार नहीं करेगा, तो उन्हें वास्तव में बुरा नहीं लगा, क्योंकि वे सभी दोनों परिवारों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता के बारे में जानते थे। अगले 3 दिनों तक मौर्य परिवार की गोली की दुकान अविश्वसनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। 100% प्रभावकारिता वाली पुनर्स्थापन गोलियां बहुत अच्छी थीं। मांग इतनी ज्यादा थी कि कई बार उनका स्टॉक खत्म हो गया था। यह मुख्य रूप से अमीर परिवारों की बदौलत था, जो 100% गोलियां खरीदने के तरीके खोजते रहते थे। यशपाल और दुबला पतला बूढ़ा आदमी भी बहुत व्यस्त था। वे गोलियां बनाने के साथ साथ पार्थ द्वारा दिए गए आत्मा प्रशिक्षण तकनीक का अभ्यास भी कर रहे थे। जहां तक पार्थ का सवाल है, उसे बस 60% प्रभावशीलता वाली गोलियों को 100% प्रभावशीलता वाली गोलियों में मिलाना था। यह उसके लिए एक आसान काम था, पानी पीने से कहीं ज्यादा आसान। ये पुनर्स्थापन गोलियां 4 सोने के सिक्कों के लिए बेची जा रही थीं, जबकि जिन गोलियों का व्यापार किया जा रहा था उनमें से ज्यादातर वे थीं जो उन्होंने पहले बेची थीं। अब वे इन्हें 100% प्रभावकारिता वाली गोलियों में मिला रहे थे। ये पैसे के पेड़ उगाने जैसा था। इन 3 दिनों में कभी मशहूर रही राय परिवार की गोली की दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया। स्काई सिटी में गोली के कारोबार पर मौर्य परिवार का एकाधिकार हो गया था। यहां तक कि जो लोग कभी राय परिवार के प्रति वफादार थे, वे भी मौर्य परिवार की ओर मुड़ गए थे। मनुष्य बहुत यथार्थवादी थे। अगर उन्हें 100% प्रभावशीलता वाली गोलियां मिल सकती हैं, तो वे इससे कम पर समझौता नहीं करेंगे। जरा कल्पना करें कि जब हर कोई अपनी साधना में सहायता के लिए 100% प्रभावशीलता वाली गोलियां इस्तेमाल कर रहा था, तब भी आप 60% प्रभावशीलता वाली गोलियों जैसी घटिया चीज का इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप बहुत जल्द पीछे छूट जाएंगे। चौथे दिन भोर में भी गोली की दुकान के प्रवेश द्वार पर बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी, तथा यह कतार पिछले 3 दिनों की अपेक्षा और भी लंबी हो गई थी। 100% गोलियों का भंडार बनाने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी के लिए पर्याप्त गोलियां हैं, पार्थ ने कुछ समय आराम किया। गोली की दुकान के प्रवेश द्वार पर उसने 2 टेबल रखीं और उनके बीच पैर मोड़कर बैठ गया। यशपाल और दुबला पतला बूढ़ा आदमी उसके बगल में बैठ गया, जबकि दयानंद एक वफादार अंगरक्षक की तरह पार्थ के पीछे खड़ा था। यंग मास्टर, पिछले 3 दिनों में हमारा कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है, दयानंद ने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ कहा। हाँ, बुरा नहीं है, पार्थ ने अपना सिर हिलाया। उसे इस सब की उम्मीद थी। गोलियों की तेज बिक्री और व्यापार को देखने के 1 घंटे बाद पार्थ को जम्हाई आने लगी और वह ऊबने लगा। इस समय काले कपड़े और बांस की टोपी पहने हुए 2 आदमी, जो अपने चेहरे के आधे हिस्से को ढक रहे थे, काउंटर पर आए। इन लोगों ने तुरंत पार्थ का ध्यान आकर्षित किया। मुझे 3 पुनर्स्थापन गोलियां चाहिए। ये लो 12 सोने के सिक्के। 12 सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मेज पर रखा। बांस की टोपी के नीचे से आवाज तेज और घमंडी थी। कोई भी बता सकता था कि वह एक युवा व्यक्ति था। पार्थ तुरंत बता सकता था कि यह आदमी 9वें स्तर का ऊर्जा आधार योद्धा था और दूसरा प्रारंभिक ऊर्जा सागर क्षेत्र का था। अपनी बांस की टोपी उतारो, पार्थ ने सुस्त आवाज में कहा।
मैं यहाँ पुनर्स्थापन गोलियां खरीदने आया था। तुम्हें मेरी बांस की टोपी की क्या परवाह है? आदमी ने फिर कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में अहंकार बढ़ गया था। स्काई सिटी की स्थिति के कारण यदि तुम्हें अपनी पहचान छिपाने और हमारी गोलियां खरीदने की जरूरत है, मुझे यकीन है कि तुम राय परिवार से हो। पार्थ ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। वह आसानी से बता सकता था कि वे कौन थे, क्योंकि वे अपनी पहचान छिपा रहे थे। गोलियां खरीदना कोई शर्म की बात नहीं थी, जब तक कि वे राय परिवार से न हो। कई लोगों की नजर उन दो लोगों पर थी। राय परिवार सुनकर यशपाल और अन्य लोगों ने भी उनकी ओर देखा। युवक ने एक ठंडी गुनगुनाहट भरी आवाज निकाली। जैसे ही वह अपनी टोपी उतारने वाला था, उसके पीछे वाले आदमी ने उसे रोक दिया। अंकल जयंत, हमें अब और भेष बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहले ही पहचाने जा चुके हैं। युवक ने अपनी बांस की टोपी उतारते हुए कहा। वह एक सुंदर युवक था और ऐसा लग रहा था कि वह लगभग 17-18 साल का होगा। उसके चेहरे पर एक घमंडी भाव था। युवक के पीछे खड़े व्यक्ति ने आह भरी। उसने भी अपनी बांस की टोपी उतार दी। ऐसा लग रहा था कि वह 50 साल का आदमी था और उसमें एक मजबूत ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। वह प्रारंभिक ऊर्जा सागर क्षेत्र का एक मजबूत साधक था। पार्थ ने उस युवक को देखा। इस उम्र में 9वें ऊर्जा आधार क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम एक युवक को देखना दुर्लभ था। वह परिचित भी लग रहा था, इसलिए पार्थ ने अपनी यादों को खंगाला और इस युवक के बारे में विवरण पाया। यह राय परिवार का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था, मयंक। वह 19 साल की उम्र में 9वें स्तर की ऊर्जा आधार क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था और ऊर्जा सागर क्षेत्र को तोड़ने के करीब था। इस तरह के व्यक्ति में अहंकारी होने की योग्यता थी, लेकिन यह बहुत बुरा था। वह गलत समय पर, गलत जगह पर, गलत व्यक्ति का सामना कर रहा था। मयंक, तुम यहां हंगामा मचाने आए हो। यशपाल ने एक ठंडी घुरघुराहट की और मेज पर रखे सोने के सिक्कों को पकड़ लिया और उन्हें फेंकने का नाटक किया, लेकिन उसे पार्थ ने रोक दिया। अंकल यशपाल, आप हमारे दरवाजे पर भेजे गए पैसे को क्यों फेंकना चाहते हैं? पार्थ, पैसे ले लो और हमें गोलियां दे दो अभी, मयंक ने अभिमानी लहजे में कहा। पिछले 3 दिनों के दौरान मौर्य परिवार की गोली की दुकान में हलचल और जीवंतता थी, लेकिन राय परिवार की गोली की दुकान इसके विपरीत थी। वह इस बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसलिए उसने खुद ही चीजों की जांच करने और 100% प्रभावशीलता वाली कुछ पुनर्स्थापन गोलियां खरीदने का फैसला किया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे तुरंत पहचान लिया जाएगा। लेकिन राय परिवार में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के साथ साथ स्काई सिटी में सबसे प्रतिभाशाली युवा होने के नाते उसका अहंकार भी शीर्ष पर था। हमारे परिवार की गोलियां इंसानों को बेची जाती हैं, जानवरों को नहीं। मैं पैसे रख लूंगा, लेकिन जब तक मेरा मूड ठीक है, तुम यहां से चले जाओ, पार्थ ने उदासीनता से कहा। पार्थ, तुमने किसे जानवर कहा था? मयंक ने क्रोधित भाव से कहा। वह राय परिवार में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसके प्रति कभी किसी ने कोई अनादर नहीं दिखाया था। कुछ दिनों पहले जब उसने सुना कि पार्थ ने रहमान को हरा दिया है, तो उसने फैसला किया था कि वह पार्थ से मिलने का अवसर ढूंढेगा, लेकिन उसने कभी इन परिस्थितियों में उससे मिलने की उम्मीद नहीं की थी। मेरे यंग मास्टर तुम्हें डांट रहे हैं। एक मूर्ख भी समझ जाएगा कि उनका क्या मतलब है। तुम्हारे कान जरूर खराब हो गए होंगे। पार्थ के बगल में खड़े दयानंद ने यंग मास्टर पर गर्व व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने मयंक की ओर इशारा किया और बोला। दयानंद ने कभी भी स्काई सिटी के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति से इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की होगी, लेकिन यंग मास्टर ने मयंक को डांटा था और उसे जानवर कहा था। उसके लिए अपने यंग मास्टर के नेतृत्व का पालन करना स्वाभाविक था। बेकार गुलाम, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मयंक ने अपनी आवाज तेज कर दी। यह सुनकर दयानंद के दिल में एक छोटी सी मुस्कान उभरी। मयंक बहुत छोटा और घमंडी था। वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह कहाँ है। ऐसा लग रहा था जैसे वह यह भी भूल गया था कि मौर्य परिवार और राय परिवार दुश्मन बन गए थे। चुप रहो। पार्थ ने अपनी हथेलियां मेज पर पटका और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। राय परिवार का यह कुत्ता वास्तव में कोई शिष्टाचार नहीं जानता।
इसकी हिम्मत कैसे हुई कि यह हमारे इलाके में आकर भौंकने लगा? इसे तो बस अपने ही घर में रहना चाहिए था। गार्ड्स, इस व्यक्ति को यहां से निकालो। पार्थ की बात सुनते ही गोली की दुकान के सभी गार्ड बाहर निकल आए और ऊर्जा आधार क्षेत्र पर मयंक और बूढ़े आदमी को घेर लिया। उनके पीछे खड़े सभी लोग एक साथ पीछे हट गए। वे यहां 100% प्रभावशीलता के साथ पुनर्स्थापन गोलियां की बिक्री देखने आए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एक और अच्छा शो देखने की उम्मीद नहीं की थी। मेरे यंग मास्टर को कौन छूना चाहता है? ऊर्जा सागर क्षेत्र में बूढ़े आदमी ने अपनी आवाज उठाई। जब तुम केवल ऊर्जा सागर क्षेत्र में हो तो तुम्हें इतना अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? मयंक के कुत्ते को कोई शिष्टाचार नहीं पता है। वह यह भी नहीं जानता कि जब वह इस तरह से व्यवहार करेगा तो क्या होगा। अंकल यशपाल, मेरे लिए इस बूढ़े कुत्ते को अपंग बना दें। पार्थ ने अपना दबंग रवैया दिखाया। हाँ यंग मास्टर, यशपाल ने कहा। वह मेज के पीछे से निकला और ऊर्जा सागर क्षेत्र से संबंधित एक मजबूत ऊर्जा उसके शरीर से निकल गया। कई लोगों ने इस क्षेत्र के दबाव को महसूस किया, जिससे उनके भाव बीमार और पीले हो गए। यह मयंक साथी बहुत घमंडी था। आज आखिरकार उसे एक प्रतिद्वंद्वी मिला। युवा मास्टर पार्थ पहले की तरह बेकार मूर्ख नहीं है। यह सही है, राय परिवार और मौर्य परिवार प्राणघातक दुश्मन है। फिर भी इस मयंक ने मौर्य परिवार की गोली की दुकान में आने की हिम्मत की। वह बस मुसीबत ढूंढ रहा है। कई लोग आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से अधिकांश ने देखा था कि कुछ दिन पहले पार्थ ने कैसा व्यवहार किया था। उसने राय परिवार के मुखिया का अपमान करने की भी हिम्मत की, और वह सिर्फ एक युवा व्यक्ति था। पार्थ, धमकाने की तरह व्यवहार करने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे अकेले लड़ो। देखते हैं कि स्काई सिटी में युवाओं में नंबर 1 प्रतिभाशाली कौन है। मयंक ने पार्थ से बात करते हुए ठंडे स्वर में कहा। पार्थ को एहसास हुआ कि चूंकि उसने कुछ दिन पहले रहमान को हराया था और राय परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया था, इसीलिए यह स्पष्ट था कि मयंक पार्थ को हराकर उनकी प्रतिष्ठा वापस हासिल करना चाहता था। बेशक यह ऐसी बात थी जिसे माफ किया जा सकता था। तथ्य यह था कि राय परिवार का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति पार्थ से मिलना चाहता था, जो अचानक से अपने रुतबे में बढ़ गया था और उसने साबित कर दिया था कि वह स्काई सिटी में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था। भले ही पार्थ ने उसे उकसाया न होता, फिर भी वह पार्थ से लड़ने का कोई रास्ता खोज लेता। हिम्मत? बेशक मुझ में हिम्मत है। मुझे परवाह नहीं कि युवाओं में सबसे मजबूत कौन है, लेकिन अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बाकी सब पीछे हट जाओ। पार्थ ने मयंक की ओर चलते हुए कहा। आज वह चाहता है कि तथाकथित प्रतिभाशाली को यहां आने का पछतावा हो और वह राय परिवार में एक गहरा घाव छोड़ जाए। यह वही था जो उन्होंने उसके दरवाजे पर भेजा था। वह इस मौके को आसानी से नहीं जाने देगा। यंग मास्टर, इन 2 आदमियों की हिम्मत कैसे हुई यहां आकर हंगामा मचाने की? मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए, यशपाल ने कहा। अंकल यशपाल, उसने कहा कि वह मुझसे लड़ना चाहता है, इसलिए अगर मैं पीछे हट गया तो दूसरे लोग मुझ पर हंसेंगे, पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि यशपाल चिंतित था, मुख्यतः क्योंकि मयंक राय परिवार में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो ऊर्जा आधार क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। हालांकि रहमान हार गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मयंक को भी हरा पाएगा। अगर ऐसा है तो यंग मास्टर कृपया सावधान रहें, यशपाल ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने पार्थ के चेहरे पर आत्मविश्वास देखा और पिछले कुछ दिनों के दौरान उसके प्रदर्शन को याद किया। उसने जो कुछ किया वह आश्चर्यजनक परिणाम लाना था। सभी लोग एक तरफ हट जाएं, पार्थ ने भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। सभी गार्ड जो पहले राय परिवार के दोनों सदस्यों को घेरे हुए थे, उन्होंने उनके लिए लड़ने का रास्ता साफ कर दिया। यशपाल भी पीछे हट गया। ऊर्जा सागर क्षेत्र पर बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर चिंता की लकीर थी और उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी अभिव्यक्ति एक चिंतित व्यक्ति की थी। उसे आज मयंक को अपने पीछे आने देने का पछतावा था। अगर मयंक को कुछ हो जाता तो उसके पास चंद्रवीर को समझाने का कोई तरीका नहीं होता। अंकल जयंत, आप भी पीछे हट जाइए। देखिए मैं इस घमंडी लड़के को कैसे सबक सिखाता हूं। मयंक ने अपना पंखा मोड़ा और उसके चेहरे पर
गंभीर मुस्कान उभर आई। कृपया सावधान रहें यंग मास्टर, बूढ़ा आदमी एक तरफ हटते हुए बोला। उसके चेहरे पर सतर्कता के लक्षण दिख रहे थे। इस लड़ाई में कौन जीतेगा? मैं अनुमान लगा रहा हूं कि मयंक जीतेगा। वह पहले से ही ऊर्जा आधार क्षेत्र के शिखर पर है और वह ऊर्जा सागर क्षेत्र तक पहुंचने से बस एक कदम दूर है। मुझे नहीं लगता कि ऊर्जा आधार क्षेत्र पर बहुत सारे लोग हैं जो उसे हरा सकते हैं, और वह स्काई सिटी में एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति है। पार्थ ने रहमान को हराया, लेकिन वह उससे पहले एक बेकार मूर्ख हुआ करता था। मुझे यकीन नहीं है कि उसका वर्तमान स्तर क्या है, लेकिन वह निश्चित रूप से ऊर्जा सागर क्षेत्र पर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मयंक जीतेगा। यह पार्थ हाल ही में रहस्यमय रहा है और यहां तक कि चंद्रवीर को भी उसके द्वारा अपमानित किया गया था। उसकी असली क्षमता भी महान होनी चाहिए। आपने देखा कि उस दिन क्या हुआ था। रहमान, जो एक 8वें स्तर का ऊर्जा आधार क्षेत्र साधक है, उसे एक ही थप्पड़ से हरा दिया गया। बहुत से लोग आपस में बातें कर रहे थे। पार्थ ने कुछ दिन पहले ही राय परिवार की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया था। तब से लोग उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह मानने लगे थे। ऐसा अक्सर नहीं होता कि आप दो प्रतिभाशाली लोगों को लड़ते हुए देखें। पार्थ, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। ओह, और बाद में यह शिकायत करने मत आना कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं। मैं तुम्हें पहले कदम उठाने दूंगा, मयंक ने अहंकार से कहा। यदि तुम मुझे पहली चाल चलने देना चाहते हैं तो तुम मुझे 10 चाल चलने दे सकते हो। यदि तुम मुझे 10 चाल चलने नहीं दे सकते तो ऐसा कुछ भी उल्लेख न करो, पार्थ ने कहा और वह हंसने लगा। तुम, इससे मयंक और भी भड़क गया। तुम केवल बातें करने में अच्छे हो, देखते हैं तुम में क्या है। अपने शरीर को हिलाते हुए मयंक ने अपनी ऊर्जा को जारी किया, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकला, जिसे लहर की तरह आसपास के वातावरण में महसूस किया जा सकता था। मयंक वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसके पास इतना शक्तिशाली आभा है। भले ही वह केवल 9वें स्तर का ऊर्जा आधार है, एक सामान्य 9वें स्तर का ऊर्जा आधार उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारे यंग मास्टर उसे संभाल पाएंगे। यशपाल पार्थ के बारे में चिंतित था, लेकिन जब उसने पार्थ को देखने के लिए पलटा तो वह उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान देख सकता था। यशपाल सोच रहा था कि पार्थ इतना आश्वस्त क्यों था। मयंक, पहले रुको। जब कुछ दांव पर ना हो तो लड़ने का कोई मतलब नहीं है। चलो शर्त लगाते हैं, पार्थ ने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, हमें क्या शर्त लगानी चाहिए? मयंक को अपने आप पर पूरा भरोसा था। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें बिना किसी नुकसान के यहां से जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें कुछ पीछे छोड़ना होगा। चिंता मत करो, मैं आज अच्छे मूड में हूं, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा, पार्थ ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा। यह शर्त उचित नहीं लगती। अगर मैं जीत गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मयंक ने कहा। क्या मजाक है? क्या तुम सच में मानते हो कि मैं तुम्हें और उस बूढ़े आदमी को एक ही आदेश से तुरंत कुचल नहीं सकता? मैंने तुम्हें एक मौका दिया है, तुम्हें इसके लिए आभारी होना चाहिए, पार्थ ने बिना कोई दया दिखाए कहा। ठीक है, कम से कम मुझे तुम्हें सबक सिखाने का मौका तो मिला, मयंक ने कहा, और इसके तुरंत बाद उसने पार्थ की ओर एक मुक्का मारा, यह मानते हुए कि पार्थ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। टकराना। मयंक का हमला शक्तिशाली था और एक जोरदार धमाके के साथ हुआ। उसकी मुट्ठी चमक रही थी। यह पावर पंच था जो राय परिवार से संबंधित था। मजबूत हमले की शक्ति के साथ एक उच्च मूल क्षेत्र का लड़ाकू तकनीक। बहुत दुर्बल। पार्थ ने अपना सिर हिलाया। वह स्थिर खड़ा था और मयंक की मुट्ठी के अपने पास आने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह बिजली की गति से मुक्का वापस मार सके। टकराना। पार्थ और मयंक की मुट्ठियां आपस में टकराईं, जिससे जोरदार धमाका हुआ और ऐसा दृश्य बना कि देखने वाले सभी लोग दंग रह गए। दरार! आ! चीख के साथ हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद एक मानव आकृति उड़ती हुई दिखाई दी। जाहिर है यह पार्थ नहीं था जो उड़ गया था, यह अति आत्मविश्वासी मयंक था। मयंक अपनी मूल स्थिति से 3 फीट दूर जमीन पर गिरा। उसके दोनों पैर कांप रहे थे। वह खुद को जमीन पर गिरने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। हर कोई मयंक को देख रहा था। वे सभी मयंक की मुड़ी हुई बांह को देखकर दंग रह गए थे।
पार्थ के शक्तिशाली मुक्के ने उसकी बांह की सभी हड्डियों को कुचल दिया था और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। पार्थ अपनी मूल स्थिति में स्थिर खड़ा था, अपने हाथों को पीठ के पीछे रखे हुए एक मासूम युवक की तरह मुस्कुरा रहा था, और जैसे कि उसने वह शक्तिशाली मुक्का नहीं मारा था। असंभव, यह असंभव है। वह इतना शक्तिशाली मुक्का कैसे मार सकता है? मयंक पसीने से लथपथ था। उसका रंग सफेद कागज की तरह पीला था और वह पार्थ को घूर रहा था, जो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में गहरा सदमा पहुंचा। वह अकेले नहीं था, भीड़ भी हैरान थी। उन्होंने एक ही चाल से मयंक को हरा दिया। यह उस समय से पूरी तरह अलग था जब उन्होंने रहमान को हराया था। यशपाल और गार्ड अपने यंग मास्टर पार्थ की ओर देख रहे थे। यह अविश्वसनीय था। जाहिर है कि उन्हें अपने यंग मास्टर के बदलावों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हो रही थी। दुबले पतले बूढ़े और मोटे बूढ़े ने अपना सिर हिलाया। यह यंग मास्टर पहले कभी नहीं देखा गया एक अजीब व्यक्ति था। न केवल वह गोलियां बनाने में अच्छा था, बल्कि उसकी लड़ाकू शक्ति भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। यंग मास्टर निश्चित रूप से जानते हैं कि अपने असली स्वरूप को कैसे छिपाना है। उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक अपने असली स्वरूप को छिपाया है। यह उनके लिए बहुत कठिन रहा होगा। मौर्य परिवार के सभी लोग पार्थ की प्रशंसा कर रहे थे। पार्थ की आंखों में चमकते सितारे उभर आए, जैसे एक छोटी लड़की अपनी मूर्ति को देख रही हो। पार्थ इस पूरे समय अपना असली रूप छुपाता रहा है। वह स्काई सिटी का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उन्होंने एक ही मुक्के से मयंक को हरा दिया। अगर मैंने खुद यह नहीं देखा होता तो मुझे यकीन नहीं होता। चलो देखते रहें, अभी और भी कुछ होगा। मयंक हार गया, लेकिन यह पार्ट है। मुझे यकीन है कि मयंक की पीड़ा अभी खत्म नहीं हुई है। अधिकांश लोगों को पता था कि आगे क्या होने वाला है, वही असली शो होगा। दरअसल यंग मास्टर पार्थ कुछ करने जा रहे थे। तुम इतने कमजोर हो, फिर भी तुम खुद को प्रतिभाशाली कहने की हिम्मत करते हो। ऐसा लगता है कि राय परिवार के पास एक कुत्ता भी नहीं है जो काट सके। ओह ठीक है, तुमने अभी तक हार नहीं मानी है, इसलिए मेरे अगले हमले को लेने के लिए तैयार रहो। पार्थ ने अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा। उसने अपनी उंगलियों को मयंक की कमर की ओर ऐसे इशारा किया जैसे वह एक तलवार हो। उसकी उंगलियों से आश्चर्यजनक गति के साथ एक सुनहरी किरण निकल रही थी। नहीं, ऊर्जा सागर क्षेत्र पर राय परिवार के बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाया और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपने हाथ से इशारा किया और एक शक्तिशाली शक्ति को छोड़ दिया जो पार्थ के हमले को रोकने वाला था। पुल दुर्भाग्य से आध्यात्मिक शक्ति बिखर गया। पार्थ के एक सौर उंगली हमले को रोकने में असमर्थ। 6 सौर उंगलियों की तकनीक के एक सौर उंगली को नियमित आध्यात्मिक शक्ति द्वारा रोका नहीं जा सका। प्रारंभिक ऊर्जा सागर क्षेत्र का बूढ़ा आदमी इसे रोक नहीं सका, भले ही उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया हो। पु! एक और ध्वनि सुनाई दी, लेकिन इस बार यह ध्वनि मयंक के पैरों के बीच से आई थी। कई लोग सुनहरी किरण को देख सकते थे जिसे पार्थ ने मयंक की कमर के ठीक बीच में छेदते हुए छोड़ा था। मयंक को अपने पैरों के बीच एक ठंडी सनसनी महसूस हुई जब उसने नीचे देखा और अपनी फटी हुई पैंट देखा। खून रिसने लगा और फिर एक खूनी क्षत विक्षत वस्तु उसकी पैंट के भीतर से नीचे गिरी। उस क्षण मयंक को अंततः अपनी कमर से आने वाले भयानक दर्द का एहसास हुआ। आह! उस दर्दनाक चीख के बाद मयंक जमीन पर गिर पड़ा और अपने बचे हुए एक हाथ से अपनी कमर को पकड़ लिया। फिर वह हिंसक रूप से जमीन पर छटपटाने और लौटने लगा। आह! एक भयानक चीख सुनी जा सकती थी, लेकिन यह किसी मानव जैसी नहीं थी। उसकी कमर से लगातार खून बह रहा था, क्योंकि कई लोगों ने जमीन पर खून से सनी और क्षत विक्षत वस्तु देखा था। हस! जिस किसी ने भी जमीन पर पड़ी उस वस्तु को देखा, वह इस क्रूर दृश्य को देखकर दंग रह गया। जिन लोगों के पैरों के बीच वह वस्तु थी, उन्हें अपने पैरों के बीच एक ठंडी सनसनी महसूस हुई, जिससे वे तुरंत जकड़ गए। चला गया, वह चला गया था। खत्म, वह पूरी तरह से खत्म हो गया था। शोरगुल से भरा वातावरण तुरंत ही सन्नाटे में बदल गया। केवल मयंक की भयभीत चीख ही सुनाई दे रही थी। मयंक के पैरों के बीच खून को देखकर हर किसी के चेहरे पर पीलापन आ गया।
यहां तक कि यशपाल और मौर्य परिवार के बाकी लोगों के दिलों में भी ठंडक महसूस हुई। यह बहुत क्रूर था। अगर कोई आदमी अपनी कोई चीज खो दे तो क्या उसे तब भी आदमी माना जाएगा? वह भविष्य में कैसे जिएगा? यह एक हाथ या एक पैर खोने से भी ज्यादा बुरा था। वह पूरी तरह से खत्म हो गया था। यंग मास्टर! ऊर्जा सागर क्षेत्र पर खड़ा बूढ़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया और मयंक की ओर बढ़ा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मयंक के घाव का इलाज कैसे किया जाए। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, दर्द से बचाओ। मयंक अपने शरीर के तीव्र दर्द से लगातार रोता रहा। बूढ़ा आदमी पसीने से लथपथ था, क्योंकि पार्थ ने मयंक को नष्ट कर दिया था, जो राय परिवार की आशा को नष्ट करने के बराबर था। उसे पता नहीं था कि जब राय परिवार का मुखिया वापस आएगा तो वह उससे यह बात कैसे समझाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से अपने बैग से एक गोली निकाली और मयंक को खिला दी। यह गोली रक्तस्राव को रोकने और दर्द को अस्थायी रूप से कम करने में मदद कर सकती थी, लेकिन जो चीज कट गई थी उसे कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता था। बूढ़े आदमी ने पलटकर पार्थ को गुस्से से देखा। पार्थ, यह खत्म नहीं हुआ है। हमारा राय परिवार तुम्हें इसके लिए आसानी से जाने नहीं देगा। ऐसा कहने के बाद उसने घायल मयंक को उठाया और जाने की कोशिश की। तुरंत रुक जाओ! पार्थ चिल्लाया। बूढ़े कुत्ते, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? ध्यान से देखो, यह जगह किसकी है? पार्थ की बातों से बहुत सारे लोग हैरान थे। वह इसे आसानी से खत्म नहीं होने देगा। मयंक बर्बाद हो चुका था। वह अब एक आदमी भी नहीं रह सकता था। फिर भी पार्थ अभी भी उन्हें जाने नहीं देगा। उसके पास वास्तव में एक निर्दयी रणनीति थी। निर्दयी? पार्थ को ऐसा नहीं लगा। वह एक समय दुनिया का सबसे महान संत था। उसने जितने लोगों को मारा था वह एक पहाड़ बनाने के लिए पर्याप्त था। पार्थ के कुछ सरल नियम थे। यदि किसी के साथ उसका रिश्ता शत्रुतापूर्ण था तो वह व्यक्ति उसका दुश्मन होगा। आप अपने दुश्मन का सामना करते समय कभी भी दयालु हृदय नहीं दिखा सकते। हमने पहले ही एक दांव लगा लिया था। अगर तुम हार गए तो तुम्हें कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे ही चले गए तो मुझे अपना चेहरा दिखाने में भी शर्म आएगी। पार्थ ने उदासीनता से कहा। यह तो बहुत बेशर्मी थी। तुमने किसी का प्राइवेट पार्ट को काट दिया। तुम चाहते हो कि वे और क्या छोड़ जाएं? युवक, ज्यादा दूर मत जाओ। मेरे यंग मास्टर घायल हो गए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह पर्याप्त है? बूढ़ा आदमी क्रोधित हो गया। यदि पार्थ के अलावा अन्य शक्तिशाली ऊर्जा सागर योद्धा नहीं होता तो वह पहले ही पार्थ की ओर दौड़ा और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया होता। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरे यंग मास्टर से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यशपाल चिल्लाया। यह आदमी केवल शुरुआती ऊर्जा सागर क्षेत्र पर था। फिर भी उसने गोली की दुकान पर आने और यशपाल के सामने यंग मास्टर का अपमान करने की हिम्मत की। यह एक बड़ा अपमान था। पार्थ ने अपना हाथ उठाया और यशपाल को चिंता करना बंद करने का संकेत दिया। यह तय करना तुम्हारे हाथ में नहीं है कि कब यह काफी हो गया है। मैं ही तय करता हूं। वह चीज अभी हमारी लड़ाई के दौरान गिरी थी, इसलिए यह हमारे सौदे में नहीं गिनी जाती। और अब मयंक लड़ाई हार गया। हमारे दांव के अनुसार उसे कुछ पीछे छोड़ना होगा। अरे दयानंद! यंग मास्टर, आपका आदेश क्या है? दयानंद ने चापलूसी भरे अंदाज में जवाब दिया। मुझे मयंक के दोनों पैर तोड़ने में मदद करो, फिर उसके सारे कपड़े उतार दो। पार्थ ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा। राय परिवार ने पार्थ को नाराज कर दिया था। वे अब केवल अपने पूर्वजों को कोस सकते थे कि उनका भाग्य खत्म हो गया है। क्या? मयंक और बूढ़ा आदमी दोनों एक साथ चिल्लाए। मयंक अब और भी अधिक भयभीत हो गया था। उसका सारा अहंकार गायब हो गया था। उसे अपने प्राइवेट पार्ट के बिना जीने में मुश्किल होगी, लेकिन अगर उसके दोनों पैर तोड़ दिए जाएं और उसे नंगा कर दिया जाए तो वह अब भी मर जाएगा। पार्थ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहा। यह बहुत बड़ा अपमान था। राय परिवार के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के पैर तोड़ दिए जाने और जनता के सामने उसे नंगा कर दिए जाने से राय परिवार की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। मेरी हिम्मत कैसे हुई? बूढ़े कुत्ते, क्या तुम्हें लगता है कि उसे ही नंगा किया जाना है? अंकल यशपाल, इस बूढ़े कुत्ते को यहां से निकालिए। इसके दोनों पैर तोड़ दें और इसके कपड़े भी उतार दें। पार्थ ने कभी कोई दया नहीं दिखाई।
और वह मामले को दूसरे स्तर पर ले जाने से नहीं डरता था। राय परिवार को नष्ट करना अब उसकी प्राथमिकता थी, क्योंकि उसका पुनर्जन्म हो चुका था। वह स्काई सिटी में हर किसी को राय परिवार के पतन का गवाह बनाना चाहता था। जैसी आपकी इच्छा। यशपाल ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा। वह हमेशा बूढ़े आदमी को नापसंद करता था और वह यह भी जानता था कि पार्थ मौर्य परिवार के लिए अधिक अधिकार स्थापित करने के लिए राय परिवार का अपमान करना चाहता था। एक आदमी मध्य ऊर्जा सागर क्षेत्र का योद्धा था, जबकि दूसरा सिर्फ प्रारंभिक ऊर्जा सागर क्षेत्र का था। वे एक पूरे स्तर से अलग थे। बूढ़ा आदमी यशपाल का मुकाबला नहीं कर सकता था और उसकी ताकत के तहत बूढ़ा आदमी सिर्फ एक ही झटके में जमीन पर गिर गया, बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ। यंग मास्टर, मैंने उसे नीचे उतार दिया है। यशपाल ने पार्थ की ओर देखा। बस एक जोकर, मेरे सामने शोर मचाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अंकल यशपाल, उसे थप्पड़ मारिए। पार्थ एक राजा की तरह व्यवहार करता था, जो आदेश देते समय जीवन और भाग्य को स्वयं नियंत्रित करता था। थप्पड़ थप्पड़। यशपाल ने पार्थ के आदेशों का पालन किया। उसने कोई दया भी नहीं दिखाई। उसने अपनी दोनों हथेलियों से थप्पड़ मारा, जिससे एक क्रिस्टल स्पष्ट थप्पड़ ध्वनि उत्पन्न हुई। कुछ ही समय में बूढ़े आदमी का चेहरा एक सुअर के सिर के आकार तक सूज गया था और कुछ दांत गिर गए थे। बूढ़े आदमी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन वह बोल नहीं सका। आसपास के सभी लोग कांप रहे थे। वे पार्थ को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी राक्षस राजा को देख रहे हों। यह बहुत क्रूर है। मयंक का आज दिखाई देना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी मुलाकात पार्थ से हुई थी। क्या वह सचमुच उसके दोनों पैर तोड़ देगा? अगर वह ऐसा करता है तो राय परिवार की बची खुची प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि यंग मास्टर पार्थ कुछ भी कर सकते हैं। उनकी रणनीति बहुत डरावनी है। आसपास के दर्शक अपनी आहें रोकने में असमर्थ थे। मौर्य परिवार की गोली की दुकान पर आना राय परिवार के दो लोगों द्वारा लिया गया एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। यंग मास्टर, बैठिए। दयानंद ने एक बांस की कुर्सी खींचा और उसे पार्थ के पीछे रख दिया। दयानंद। पार्थ ने प्रशंसा भरे भाव से दयानंद की ओर देखा, जबकि वह बांस की कुर्सी पर पैर मोड़कर बैठा था। दयानंद, जैसा मैंने कहा है वैसा करो और मयंक के दोनों पैर तोड़ दो, फिर उसके कपड़े उतार दो, पार्थ ने कहा। जैसी आपकी इच्छा, दयानंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और एक स्टील बार पकड़कर मयंक की ओर चलना शुरू कर दिया। मयंक अभी भी दर्द से जमीन पर लौट रहा था। उसके पास अब रोने की भी ताकत नहीं थी। उसने दयानंद को देखा, जो एक बड़ी स्टील की पट्टी के साथ उसकी ओर आ रहा था और अकेले डर से वह लगभग बेहोश हो गया। दयानंद को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके लिए पार्थ के आदेश अंतिम आदेश थे। उसने स्टील की पट्टी को हवा में ऊंचा उठाया, मयंक के पैरों पर निशाना साधा और जोर से घुमाया। क्रैक क्रैक। दोनों पैर तुरंत टूट गए। मयंक ने एक भयानक चीख मारी और उसकी दोनों आंखें बंद हो गईं। वह वहीं बेहोश हो गया। यंग मास्टर, बूढ़ा आदमी जो वर्तमान में यशपाल द्वारा दबाया जा रहा था, खून बहना शुरू हो गया था। वह जानता था कि आज के कारण राय परिवार का नंबर, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसके लिए जीवित रहने की बजाय मर जाना बेहतर होगा। यंग मास्टर, क्या मुझे अब भी उसे नंगा करना चाहिए? दयानंद ने पार्थ की ओर देखा, जो बांस की कुर्सी पर बैठा था और उसके अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। कोई बात नहीं, वह तो पहले ही बेहोश हो चुका है। मैं चाहता हूं कि बूढ़े कुत्ते की टांगें भी तोड़ दी जाएं। पार्थ के बोलने के बाद बूढ़े आदमी ने वापस लड़ने की और भी कोशिश की, लेकिन यशपाल की शक्ति के तहत उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। यंग मास्टर, इस बूढ़े कुत्ते ने आपको नाराज कर दिया है, क्यों ना उसे मार दिया जाए? दयानंद ने कहा। दयानंद, तुम बहुत क्रूर हो। हम लोगों को यूं ही नहीं मार सकते। मेरी आत्मा दयालु है। मुझे इस दुनिया की बहुत परवाह है। बस उसके दोनों पैर तोड़ दो और उसे नंगा कर दो, यही काफी होगा। पार्थ ने ऐसे कहा जैसे कि यह कोई गंभीर बात नहीं थी। भीड़ को बेहोशी सी महसूस हुई। बूढ़े आदमी ने कुछ खून भी थूका। इस युवक ने खुद को दयालु कहा। जिस तरह से आप लोगों को यातना देते हैं, वह सीधे उन्हें मारने से ज्यादा भयानक है। यंग मास्टर,
अगर हम उसके दोनों पैर तोड़ देंगे तो हमें उसे वापस भेजना पड़ेगा। क्या यह बहुत परेशानी वाली बात नहीं है? दयानंद ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। हाँ, तुम्हारी बात सही है। उसके दोनों पैर तोड़ना बहुत क्रूर लगता है। बस उसे बधिया कर दो। पार्थ ने दयानंद को जवाब देने से पहले एक पल सोचा। ठीक है। दयानंद के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी जब उसने पीले भाव वाले बूढ़े आदमी को देखा। मेरे यंग मास्टर के पास एक दयालु आत्मा है और वह इस दुनिया की बहुत परवाह करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम एक नपुंसक बन जाओ। टकराना। प्रारंभिक ऊर्जा सागर क्षेत्र पर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वहीं बेहोश हो गया। आसपास के दर्शक भी बेहोश होना चाहते थे, जबकि मौर्य परिवार के सभी गार्ड हंस रहे थे। उनका यंग मास्टर बहुत दुष्ट था। किसी को नपुंसक बनाना उसके दोनों पैर तोड़ने से भी अधिक क्रूर था। बेकार। तुम बहुत आसानी से बेहोश हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बेहोश हो गए, क्योंकि चाहे तुम मर जाओ या जिंदा, मैं अब भी तुम्हें नपुंसक बनाना चाहता हूं। पार्थ ने अपनी उंगलियां उठाईं और एक और सुनहरी किरण छोड़ी, जिसका लक्ष्य बूढ़े आदमी की कमर थी। फू। बूढ़ा आदमी अब नपुंसक बन गया था।